अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अस्सी लर्निंग। हमारी I2B की रिवीजन क्लासेस चल रही थी। आज हमारे पास चैप्टर 5 है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम IT से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे और इससे आगे जो है मूव करते हुए इस चैप्टर में जितनी भी सिचुएशंस हैं उन तमाम सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम, सबसे पहले जब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कंप्यूटर है क्या, तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो है कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, और ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए हमसे या तो डाटा लेता है या हमसे डाटा देता है। अगर आप गौर करें अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल फ़ोन को या कंप्यूटर्स को, तो हम उसको पहले कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बनाता है और लास्ट पे लाकर हमें स्क्रीन के ऊपर दे देता है। जैसे इस टाइम हमारे लेक्चर चल रहे हैं, तो ये लेक्चर या किसी लैपटॉप या किसी पीसी के ऊपर चल रहे होंगे, किसी कंप्यूटर के ऊपर चल रहे होंगे। तो ये जो लेक्चर इस टाइम आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इसमें भी ऐसे ही है कि हम यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन पहले फीड की है, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस हुई है, अब वो आउटपुट जो है वो एंड स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो इस टाइम शो हो रहा है। इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो डेटा देती हैं या इंफॉर्मेशन देती हैं सिस्टम को। जैसे अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई कीबोर्ड लगा रहे हैं, कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। इसी तरह हमने लैपटॉप के साथ कोई माउस वगैरह अटैच किया हुआ, तो ये माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। इसी तरह अगर हमने कोई और चीज़, कोई भी चीज़ जो हमने इनपुट डिवाइसेस के अंदर कंसिडर हो सकती है, जैसे हमने कोई ऑडियो के लिए कोई माइक वगैरह लगाया है ताकि जो है हमारी वॉइस जो है, आवाज़ जो है वो क्लियर आ सके, तो ये क्या हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इसी तरह अगर हमने कोई स्कैनर लगाया हुआ है, कुछ चीज़ों को स्कैन करके उसको पिक्चर में कन्वर्ट करके हमारी एंड स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है, ये भी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। फिर हमारे पास आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को जो है वो एंड स्क्रीन के ऊपर दिखाती हैं। जैसे इस टाइम हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एससी लर्निंग की ये स्लाइड्स शो हो रही हैं, तो ये क्या है, आउटपुट आ रही है आपके पास। इसी तरह अगर हम जो है वो कोई चीज़ फ़ोटोकॉपी कर रहे हैं, फ़ोटोकॉपी करने के बाद हमें लास्ट के ऊपर जो वो पेपर के ऊपर मिलती है, वो हमारा क्या है, आउटपुट है। इसी तरह हम कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, वो हमारा आउटपुट है। हमारे ऊपर स्पीकर पे जो हम नात वगैरह या कुरान की तिलावत वगैरह सुन रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, स्पीकर से जो आवाज़ आ रही है वो हमारे पास आउटपुट है। और इसके अलावा जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं, जैसे ये इस टाइम आपके पास स्क्रीन है, स्क्रीन से आपको डेटा शो हो रहा है, तो ये आपके पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। तो कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेता है, फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है। उस प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं, वो कहाँ पे करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कहते हैं। जैसे इंसान का ब्रेन है, इंसान ने कोई चीज़ उठाई यानी कि ली, फिर ब्रेन उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा कि क्या चीज़ जो हमने उठाई है ये हमारे फ़ायदे के लिए, क्या मोबाइल जो हमने उठाया है ये हमारे फ़ायदे के लिए है या नहीं है। अगर होगा तो वो उसको आउटपुट दे देगा और वो मोबाइल फ़ोन हम जेब में डाल दें अगर हमारा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास। इसी तरह कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, यानी कि सीपीयू कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर एट द एंड आपको आउटपुट रिजल्ट देता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस टाइम हम लैपटॉप के ऊपर अपने लेक्चर दे रहे हैं। इस लेक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले ये डेटा हमने लिखा होगा, तो ये हमने डेटा क्या किया होगा, इनपुट किया होगा, कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस किया होगा और स्लाइड्स में इसको कन्वर्ट किया होगा, और उसके बाद आउटपुट में आपको ये डेटा जो है वो डिस्प्ले में शो हो रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर का एक सिस्टम है जिसको हमने समझा कि कंप्यूटर में पहले हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं, फिर वो प्रोसेस होती है और फिर अल्टीमेटली हमारे पास आउटपुट आता है। अब कंप्यूटर के अंदर हमारे पास हार्डवेयर होती है। हार्डवेयर क्या होती है, वो एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा वगैरह स्टोर हो रहा होता है। तो हार्डवेयर कंसिस्ट क्या करती है, कंप्यूटर का एक इक्विपमेंट होता है। इस इक्विपमेंट के अंदर क्या होता है, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो स्टोर हो रही होती है, यानी कि स्टोरेज होती है। इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है और डेटा को जो है वो स्टोर करता है। तो जो भी आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, हार्डवेयर के अंदर जो है वो स्टोर होता है। कंप्यूटर यूज इन आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम के अंदर हम लोग कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं। हम लोग जो है वो अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबा डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं या कोई हमारा बहुत ज़्यादा एडवांस काम है, तो हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका डिफेंस सिस्टम हो गया,
आपके बड़े बड़े आईटी जो है जिसको रन वगैरह कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं कि इनमें बहुत सारा डेटा यूज़ हो सकता है, ये क्विक आंसर दे सकते हैं। जैसे आपका डिफेंस मिलिट्री सिस्टम हो गया, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनको यूज़ करता है। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ ईच कनेक्ट होते हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग सीए एंटर कर लेंगे, तो आप लोग जब फर्म्स के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप लोग एक लैपटॉप के ऊपर या एक पीसी के ऊपर काम कर रहे होंगे, जबकि आपका तमाम डेटा जो है पीछे बैकअप के तौर पर कहीं ना कहीं महफूज हो रहा होगा, कहीं ना कहीं सेव हो रहा होगा, आप लोगों को एक्सेस किया जा रहा होगा, आप लोगों को देखा जा रहा होगा आप क्या काम कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उसके अंदर इस तरह का सिस्टम होता है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं बैठ के, वो तमाम जो है वो एंड स्क्रीन के ऊपर उनको भी नज़र आ रहा होता है। तो ये जो है वो कंप्यूटर के कुछ फ़ायदे भी हैं। लैपटॉप्स कैन टिपिकली भी कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर नेटवर्क और द इंटरनेट के साथ भी आपके कंप्यूटर वगैरह जो है वो कनेक्ट होते हैं। जैसे वाईफाई के ज़रिए आपने कनेक्ट कर लिया, आपके फ़ोन लाइन के ज़रिए अगर आपने कनेक्ट कर लिया, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आपका जो मैनेजर है वो अगर ईमेल एक्सेस करना चाहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो आराम से अपनी ईमेल के, अगर हार्डवेयर के अंदर वो ईमेल पड़ी होगी या जहाँ पे भी वो आपने ऑनलाइन कहीं अगर ईमेल रखी है, तो उस ईमेल को जाकर एक्सेस कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे एससी लर्निंग की ईमेल आईडी है, इसको मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, कोई और टीचर भी एससी लर्निंग की ईमेल आईडी को यूज़ कर रहा होगा, कोई और टीचर भी एससी लर्निंग की ईमेल आईडी को यूज़ कर रहा होगा। तो इस सब के हमारे पास एक्सेस अवेलेबल है। और एंड के ऊपर क्या हो रहा होगा, ये तमाम डेटा जो है वो एससी लर्निंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अवेलेबल हो रहा होगा। तो इस तरह की जो है वो सिस्टम। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, आप लोग शायद इस चीज़ से फेमिलियर हो, ऑनलाइन स्टोरेज आपके पास फैसिलिटीज़ भी होती हैं। जैसे आपको ड्राइव दी जाती है, वन ड्राइव भी है, इस तरह गूगल ड्राइव भी है, इसके अंदर आप अपना डेटा सेव कर लेते हैं। आप दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आपके पास इंटरनेट, आप सिंपल उसको ओपन करेंगे, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जाकर जो है वो अपना जो भी आप डेटा देखना चाहते हैं, जो भी डेटा आपने सेव किया हुआ है, उस डेटा को आप इजीली जाकर वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो हार्डवेयर की बदौलत ही है। तो हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के साथ हार्डवेयर कनेक्ट होता है, और जितना भी आपका डेटा वगैरह स्टोर हो रहा होता है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, वो आपका हार्डवेयर के अंदर स्टोर होता है। अब हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कौन कौन सी जो है वो इनपुट डिवाइसेस जो है वो आती हैं। उनको जो है हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करेंगे। कीबोर्ड क्या है, आपके पास एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के ऊपर अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, उस अल्फ़ाबेट को देखते हुए आप जो है वो टाइपिंग वगैरह करते हो। ये कीबोर्ड आपके पास लैपटॉप्स में भी हो सकते हैं, नोटपैड में भी हो सकते हैं, आपके पास वायरलेस कीबोर्ड भी हो सकते हैं, आपके पास केबल वाले कीबोर्ड भी हो सकते हैं, आपके पास गर्ज ये है कि हर तरह के कीबोर्ड हो सकते हैं। ये कीबोर्ड आपके पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। हो सकता है आपके पास डिजिटल पैड्स वगैरह हों जिसके ऊपर आप पेन वगैरह से लिख रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें क्या आपके पास इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के बाद हमारे पास टच सेंसिटिव स्क्रीन या टच पैड आते हैं, जो कि आजकल जो है वो सीए की दुनिया में यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि जो है वो बच्चों को लेक्चर्स वगैरह डिलीवर किए जा सकें। तो ये क्या होता है, एक टच स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आपको पेन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, और उसके ऊपर आप इजीली जो है वो टच स्क्रीन या टच पैड को यूज़ करते हुए आप वहाँ पे राइट कर सकते हो, आप वहाँ पे लिख सकते हो। पूरा एक जो है वो आप कह लो आपको अल्टीमेटली इस तरह की सिचुएशन प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है, ये टच है, आप इसके ऊपर किसी भी जगह के ऊपर छू कर सकते हो। जिस भी चीज़ के ऊपर आप जिस भी जगह पे आप क्लिक करना चाहते हो, वहाँ पे सिर्फ आप अपनी फिंगर टच करोगे तो आप जो है वो उसको। इसके अलावा अगर आप बैंक्स वगैरह में चले जाओ, आपके एटीएम मशीन्स जो हैं वो टच सिस्टम है। अगर आप मेट्रो ट्रेन में गए हो और वहाँ पर जो साइड के ऊपर बूथ्स वगैरह लगे होते हैं जहाँ से आपने जो है वो टिकट्स वगैरह बुक करवानी है, वो अब टच सिस्टम है। इसी तरह मेट्रो ट्रेन में जो है वो टच सिस्टम्स हैं। इसके अलावा जो है हाँ, आपने इसको अपनी कहीं पे भी अगर किसी आप मॉल वगैरह में गए हो, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जूस वगैरह की जो मशीनें वगैरह लगी होती हैं उसमें आप पैसे डालते हो, तो वो भी तमाम चीज़ें जो है वो टच सिस्टम के ऊपर ही होती हैं। ये टच सेंसिटिव स्क्रीन ही होती है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो, पेमेंट करते हो और आराम से जो है वो आप टिकट बाय कर सकते हो। आप एटीएम मशीन से जो है वो पैसे निकाल सकते हो। अगर आपको फूड आइटम निकालना चाह रहे हो, आप फूड आइटम निकाल सकते हो। तो ये आपके पास डिवाइसेज होती हैं जिसके ऊपर एक टच एरिया होता है, जहाँ से जैसे आपके लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर आपके पास एक तो आप एक्सटर्नल माउस लगाते हो और एक आपके पास इंटरनल माउस वहाँ से ऑलरेडी होता है, वो भी टच सेंसिटिव होता है। टच पैड होता है जिसके ऊपर आप फिंगर से जो है वो माउस के कर्सर को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। ये जिस टाइम आपके सामने यार रेड डॉट हिलता हुआ नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये क्या है, आपके पास आपका कर्सर होता है। ये आपके पास टच सेंसिटिव पैड्स और आपकी जो है इसकी एग्जांपल है। फिर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में जो है वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसे MRC कहते हैं हम लोग, MICR कहते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो होता है ये क्या करता है, ये इनपुट
मीडिया होता है जो बेसिकली क्या करता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के ऊपर यहाँ पर आपकी इंक जो है उसके ऊपर प्रिंट होती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपको दूं तो आपकी जो चेकबुक है, चेकबुक के ऊपर नीचे जो है वो आपका IBN नंबर, अकाउंट नंबर जो है वो लिखा होता है, वो प्रिंटेड होता है कि इंक के साथ। वो क्या होती है, वो मैग्नेटिक इंक होती है जो कि आपकी उस तमाम चीज़ों को जो है वो जांच रही होती है कि ये जो करैक्टरिस्टिक्स जो भी हैं, आपका बैंक अकाउंट क्या, आपकी डिटेल क्या, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, वो उस इंक के ऊपर लिखी होती है। वो ख़ास किस्म की इंक होती है जो चेक के नीचे, अगर आपके पास इस टाइम चेकबुक होगा, अगर आप चेक ओपन करके उसको नीचे लास्ट पे देखें तो उसके ऊपर कुछ जो है वो डेट्स वगैरह लिखे होते हैं, वो किस चीज़ से लिखे होते हैं, वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी इंक होती है जिसको रिमूव वगैरह नहीं किया जा सकता, और इससे कुछ स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं, और इसका फॉर्मेट वगैरह होता है जिससे ये लिखी जाती है। वो एक खास फॉर्मेट से हर बैंक ने जो है वो अपने चेकबुक के नीचे जो है वो एक खास फॉर्मेट से जो है वो उसको लिखा होता है। ठीक है, तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपके चेक जो होते हैं या जो डिपॉजिट स्लिप होती है उसके ऊपर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगनाइजेशन होता है, जिससे जो है वो आपके चेक को रिकोगनाइज किया जा सकता है, आपके अकाउंट का IBN नंबर पता किया जा सकता है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से आपकी चेक से रिलेटेड या आपके अकाउंट से रिलेटेड जो है वो हासिल की जा सकती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रीडिंग होता है। इससे जो है वो हर स्टूडेंट तकरीबन फेमिलियर होगा। ये बेसिकली होता क्या, इसमें होता है ऐसा है कि ये भी तकरीबन जो है वो MICR से ही सिमिलर होता है, और उसी को जो है वो पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। जैसे अगर आपने अपना पेपर दिया, बबल फिल्स किए हों, तो वो जो बबल्स फिल की होती हैं वो जो बाद में जो रीड की जाती हैं वो MR के ज़रिए, OMR के ज़रिए जो है वो रीड की जाती हैं। ठीक है, इसी तरह जब ऐसे आप जो है वो जाके अपनी वोटिंग वगैरह करते हो, जो वोटिंग स्लिप होती है उसके ऊपर भी अगर आप कोई बॉक्स वगैरह, कोई बबल वगैरह, कोई चीज़ वगैरह फिल कर रहे हो या टिक लगा रहे हो, तो वो क्या है, वो बाद में किससे, OMR के ज़रिए जो वो रीड की जाती हैं। आपके MCQs वगैरह भी जो बाद में अगर देखे जाते हैं तो वो OMR के ज़रिए देखे जाते हैं और उनको वगैरह रीड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आता है OCR। ये जो है वो स्कैनर रीड टेक्स्ट करता है, और ये प्रिंटर वगैरह के अंदर यूज़ होता है। जैसे अगर आपने कोई पेपर वगैरह उसके ऊपर रखा, उसको स्कैन कर देता है, और वो स्कैन करके आपको जो है वो लैपटॉप के अंदर प्रोवाइड कर देता है। अक्सर हम अपनी पिक्चर वगैरह लेके जाते हैं और उस पिक्चर वगैरह को स्कैन करवाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर की जाती हैं, और आपको एक हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। अगर आपकी पिक्चर है, उस पिक्चर को अगर आप स्कैन करवाते हो, स्कैन करवा के फिर उसको अपने पास रखते हो, तो वो एक हाई क्वालिटी आपके पास अवेलेबल रहती है। अगर आप उसको जूम करो तो एक अच्छे पिक्सल्स वगैरह आपको जो है वो प्रोवाइड कर लेती है। माइक, ट्रैक बॉल्स और इससे रिलेटेड सिमिलर डिवाइसेस, अगर आप लोगों को याद हो, शायद आप लोगों के दौर में एक माउस आता होता था जिसके नीचे एक बॉल सी होती थी, उसे जो है वो ट्रैक बॉल्स वगैरह कहा जाता था। एक बड़ी सी गेंद सी होती थी माउस के नीचे। अब जो है वो लेज़र वाले माउस आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले उस तरह के माउस आते थे जिनके नीचे एक बड़ी सी गेंद होती थी, तो हम जैसे जैसे मूव कर रहे होते थे उस तरह हमारा कर्सर जो है वो मूव कर रहा होता है। इस तरह माइक, जैसे अगर आप लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के साथ माइक वगैरह लगा रहे हो, आपकी हैंड्री वगैरह होगी, हैंड्री वगैरह के अंदर भी माइक वगैरह अवेलेबल होता है। तमाम क्या आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, माइक हो गया, ट्रैक बॉल डिवाइसेस होगी, और इसके अलावा आप कोई भी डिवाइस अगर यूज़ कर रहे हो इनपुट डिवाइसेस की सेंस के अंदर, तो वो क्या है, जैसे टच सेंसिटिव पैड्स, या अगर आप वो प्ले स्टोर के ऊपर क्या सॉरी वो जो जॉयस्टिक लेकर आते हो और वो जो गेम्स वगैरह खेलते हो उसके ऊपर अपना क्या नाम था उसका, ये जो स्क्रीन के ऊपर एक बड़ी सी गेम लगाकर जो आप लोग खेलते हो, जॉयस्टिक लगाकर उसके साथ जो भी है, अलबत्ता वो जो गेम्स वगैरह आप खेलते हो आप जॉयस्टिक लगाते हो, जॉयस्टिक से आप जो है वो इनपुट दे रहे होते हो, तो ये भी आपके इनपुट डिवाइसेस के अंदर आ रहा होता है। इसी तरह अगर आपने कोई उस उधर आपको पता होगा कि आप 3D आ गया, तो 3D के लिए आप अगर क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो तो आपको एक हाथ में भी वो चीज़ पकड़ा देते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक टच सेंसिटिव ही होता है, वो भी आप इनपुट ही दे रहा होता है। आप विजुअल के अंदर चले जाते हो, विजुअल दुनिया के अंदर, और आपके जो है वो आंखों के ऊपर एक लगा होता है, ठीक है, विजुअल सी होलोग्राफी टाइप की वो चीज़ लगी होती है, जिससे आपको जो है वो ऐसा इफेक्ट आ रहा होता है कि तमाम चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, 3D इफेक्ट होता है। तो साथ आप इनपुट दे रहे होते हो, अगर कोई गेम वगैरह खेल रहे हो, कोई चीज़ कर रहे हो, तो वो हाथ में आपके होता है जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है उस चीज़ को। तो ये आपके पास क्या है, एक वो है। तो माइक भी हमने देख लिया, ट्रैक बॉल हमने देख लिया, इसी तरह सिमिलर डिवाइसेस जिसका मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आपके पास जॉयस्टिक्स वगैरह हो गए, या आपके पास जो है वो टच सेंसिटिव पैड्स वगैरह हो गए। यहाँ पर भी जो है वो कर्सर को मेंशन किया हुआ है। कर्सर क्या होता है, ये आपके पास जो है, मैं भी आपको जो है वो कर्सर दिखाता हूँ। ये जो इस टाइम आपके पास, इस टाइम इस जगह के ऊपर ये जो एक एरो से शो हो रही है, ये एरो आपके पास क्या है, ये जो वाइट कलर की, ये आपके पास कर्सर कहलाता है।
हमने इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट डिटेल में देख ली। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन किसी का? वॉइस डेटा एंट्री, जैसे आपके माइक्रोफोन हो गए, आप व्हाट्सएप के ऊपर कोई वॉइस नोट भेज रहे हो, उसमें आपके पास क्या हो रहा था, वॉइस डेटा एंट्री हो रही होती है। ये भी आपके पास इनपुट में ही आ रहा होता है। आपके बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो वॉइस डेटा एंट्री को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपके गूगल के ऊपर आप जाओ तो साइड पे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे माइक लगा होता है, वहाँ पे भी आप जाके बोल सकते हो, गूगल को कुछ भी कह सकते हो, गूगल हिसाब से जो है वो आपको उसका आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्या होता है, वॉइस डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर भी जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो आपकी वॉइस को कैप्चर करते हैं, फिर उसके हवाले से जो है वो आपको आउटपुट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस टाइम हम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या अगर हम लोग की जो है इस टाइम अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, क्या ये तमाम चीज़ें जो हमारी वॉइस डेटा एंट्री कर रही है और डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर रही है, तमाम इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करिए। तो तमाम चीज़ें क्या है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस ही हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो आपके पास स्मार्टफोन्स है, जिसके अंदर आप जो है वो कॉल वगैरह किसी को कर रहे हो, तो आप जो है या कोई व्हाट्सएप के ऊपर अपना एसएमएस वगैरह सेंड कर रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें किसके ऊपर चल रही है, वॉइस डेटा एंट्री के ऊपर ही चल रही है। क्यूआर कोड या बार कोड्स, ये क्या होते हैं? क्यूआर कोड से आप सब फेमिलियर हो गए। अक्सर लोगों ने अगर व्हाट्सएप को वेब के ऊपर खोला हो या क्रोम के ऊपर खोलने की कोशिश की हो, तो इस तरह का एक बॉक्स सा बना हुआ आता है। उस बॉक्स के ऊपर कुछ जो है इस तरह के कुछ लाइनें लूनें सी लगी होती हैं, और उसकी इस तरफ कोई इस तरह करके जो है 3 साइडों के ऊपर कुछ इस तरह करके डॉट्स से लगे होते हैं, अंदर जो है कुछ लाइनें वगैरह लगी होती है। तो ये क्या होता है, आपके पास क्यूआर कोड होता है। अब तो आप हमसे ज़्यादा जो है वो एडवांस होंगे, आप इस चीज़ से फेमिलियर होंगे। जैसे अगर आप इजी पैसा, जैज़ कैश अकाउंट इनको यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, आप किसी दुकान के ऊपर जाते हैं तो उन्होंने अपना क्यूआर कोड रखा होता है, आप उसको स्कैन करते हैं और उसी टाइम आपकी पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाती है। तो अब क्या होता है, आपके पास क्यूआर कोड होता है। बार कोड्स, बार कोड्स क्या होते हैं? आप अक्सर गए होंगे दुकानों के ऊपर आपने कोई चीज़ ली होगी, और वो चीज़ को किसी एक रेड कलर की मशीन के आगे करता होगा, जिसमें से लाइट निकल रही होगी, सुरख कलर की एक मशीन सी होगी, जिसके वो आगे करता होगा, आगे से वो स्कैन करके उसको साइड पे रख देता है, कुछ भी नहीं करता। चॉकलेट को बैक साइड करता है और वहाँ से स्कैन कर लेता है। इसी तरह कोई आपने कोई भी चीज़ लिया है उसको स्कैन करी जाता है। वो बेसिकली क्या होता है, उसके ऊपर एक बार कोड लगा होता है, उसके ऊपर इस तरह जो है वो कुछ लाइनें सी जो है वो लगी होती हैं, वो लाइनें के ऊपर जो है वो कुछ नीचे कुछ नंबर वगैरह लिखा होता है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम कोई चॉकलेट हो या कोई भी चीज़ हो, उसे आप उल्टा करके देखें उसकी बैक साइड के ऊपर, तो इस तरह करके कुछ लाइनें वगैरह लगी होंगी, वो क्या होती है, बार कोड्स होती है। तो इसी तरह बड़े बड़े जगहों के ऊपर किसी भी आप अगर मेट्रो स्टोर पे जा रहे हो या मालमो में जा रहे हो, गोरमे में जा रहे हो, केक्स एंड बेक्स में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो वो क्या कर रहे होते हैं, उस बार कोड को स्कैन कर रहे होते हैं। स्कैन करने की वजह से उस चीज़ की तमाम इन्फॉर्मेशन उनके पास आ चुकी होती है कि ये चीज़ की जो है वो एक्सपायरी डेट क्या है, ये चीज़ कितनी देर तक चलेगी, वो तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपके पास जो है अवेलेबल होती है, जो कि हमारे पास बार कोड कहलाती है। तो बार कोड क्या होती है, ब्लैक और वाइट मार्क होते हैं जिनके दरमियान कुछ जो है वो स्पेसिंग वगैरह होती है। ये जो है वो अपने हिसाब से जो है वो इनके विड्थ हो सकती है, बारीक भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, इस हिसाब से प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो उनकी होती है। और हर कोड दूसरे कोड से मुख्तलिफ होता है, और आप इजीली इसको स्कैन कर सकते हैं। और किससे स्कैन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बार कोड रीडर से, जो एक डिवाइस पड़ी होती है जिसमें से सुरख कलर की लाइट निकल रही होती है, उससे आप जो है उसको स्कैन करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्यूआर कोड आते हैं, जो कि एक मैट्रिक्स की फॉर्म की तरह के होते हैं। इसके ऊपर जो है वो 2 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल भी जो है वो अब आ चुके हैं। 2 डायमेंशनल होते हैं यानी कि 2 डायमेंशन होती है, कुछ 3 डायमेंशन होते हैं। उस हवाले से जो है ये बार कोड्स आपके पास क्यूआर बार कोड्स कहलाते हैं, जो कि बेसिकली इसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाती है।
जाती है। अब तो आपके अखबार वगैरह के अंदर भी जो है वो ये QR कोड आने लग गए हैं। अगर आप उसको जैसे स्कैन करो तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ वगैरह, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको गूगल के ऊपर इजीली उस डायरेक्ट उस पेज के ऊपर आपको ले जाता है। और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है, एक तो ये जो QR कोड होते हैं ये फास्टर होते हैं, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसके अलावा जो है वो आपके पास EPOS स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। EPOS किस लिए स्टैंड होता है? स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। इससे फ़ायदा ये होता है कि स्कैन करने से कि आपको पता चल जाता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट पीछे कितनी रह चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कब आई थी, किस कस्टमर ने ली है, किस बंदे ने जो है वो हमने किस बंदे से ख़रीदी थी, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो आ रही होती है। और EPOS अलाउ करता है कि आप जो है वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड को भी जो है वो रीड कर सकें, उसमें भी जो है वो आप पेमेंट कर सकें। और इससे जो है वो डेवलपमेंट हुई है। EPOS ने क्या किया है कि जो है टेक्नोलॉजी को ग्रो किया है। अब आप इजीली किसी भी जगह के ऊपर पेमेंट वगैरह कर सकते हैं अपने कार्ड के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, या सिंपल जो है वो QR कोड को स्कैन करें, अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करें, जैज़ कैश या इजी पैसा की ऐप को ओपन करें, वहाँ से QR कोड को स्कैन करें, या अपने बैंक से QR कोड को स्कैन करें, उसी टाइम अपनी पेमेंट वगैरह जो है वो आपकी डिडक्ट हो जाती है। तो ये कुछ एक अच्छा जो है वो सिस्टम है। कोई सवाल यहाँ तक आपका? डिजिटल कैमराज ये भी जो है वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही आते हैं। डिजिटल कैमराज जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमराज हो गए, या कोई आप फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो तो आपने जो है वो कैनन के, नाइकॉन के कैमराज वगैरह लिए हुए हैं, तो ये आपके पास क्या डिजिटल कैमराज वगैरह के अंदर आते हैं, जिसके अंदर जो है वो आप अपनी पिक्चर्स वगैरह स्टोर करते हो। या आपके पास कोई स्मार्टफोन्स हैं, या आपके पास कोई टैबलेट वगैरह हैं जिसके अंदर आप पिक्चर वगैरह लेते हो या वीडियो वगैरह बनाते हो। जैसे आप स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो, टिकटॉक यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो। अब तो इतनी चीज़ें हैं कि आप इन तमाम चीज़ों से इजीली फेमिलियर हो गए। जो भी आप खुरावाती काम हम ये सरंजाम दे रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें क्या है कि आपके पास जो है वो आप इसको जो है वो डिजिटल चीज़ों के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, और फिर ये मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो रहा है, और आप इसको कहीं पे भी, जैसे आपके CCTV कैमराज वगैरह लगे हुए हैं, ये भी जो है वो डिजिटल कैमराज के अंदर ही आ रहे होते हैं, जो कि चीज़ों वगैरह को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी तरह आपकी कंपनी के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं। अगर आपने कहीं पे अपनी जैसे परचून की दुकान है, वहाँ पे आपका सामान को चोरी ना कर ले, तो वहाँ पे आपने कैमराज वगैरह लगाए हुए हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के कुछ अच्छे फ़ायदे भी है, बुरे फ़ायदे भी हैं। कोशिश करनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी के अच्छे से अच्छे फ़ायदे जो है वो हम लें। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस जो है वो अब हमारे पास आ चुकी हैं, जो हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, यानी कि कीबोर्ड, टच सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, और इसके अलावा जो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर, इन तमाम चीज़ों के जो है हमारे पास बेनिफिट्स भी आ चुके हैं, लिमिटेशन भी आ चुकी है। कीबोर्ड से शुरू होते हैं। कीबोर्ड का हमारे दिमाग में फ़ायदा क्या नज़र आ रहा है कि ये तो बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सस्ता है, 150, 250, 500 तक बड़ी आता है। कोई अगर आप बहुत अच्छा लेना चाह रहे हो तो 1000-1200 तक आपको जो है वो कीबोर्ड जो है वो अवेलेबल हो जाता है मार्केट के अंदर। और अगर आप लॉट वगैरह खरीद रहे हो तो आपको 250 तक भी जो है वो अवेलेबल हो जाता है। दूसरा ये कॉमन है, सिंपल है, चीप है। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि हो सकता है आपसे गलती हो जाए, अगर आप कोई टाइप वगैरह कर रहे हो तो हो सकता है कि टाइपिंग के अंदर आपसे कोई एरर आ चुका है, आपने वाई प्रेस करना है, एच प्रेस कर दिया है, तो इस तरह के आपके एरर वगैरह आ सकते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर चैटिंग कर रहे हो तो अक्सर आपको कहा था आपने लिखना कुछ और होता है, ए लिखना होता है, वो बी लिखा जाता है, तो मैसेज में जो है ये एरर वगैरह आ सकता है। तो ये कीबोर्ड का एक ही एरर है। उसके बाद हमारे पास जो है वो टच सेंसिटिव स्क्रीन्स एंड टच सेंसिटिव पैड्स वगैरह आते हैं। ये जो है वो आपकी स्पेस वगैरह को कम करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो पहले जो है वो माउस को आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ रहा था, अगर आपके पहले ही कंप्यूटर के अंदर वो टच सेंसिटिव स्क्रीन लगी हुई है, टच पैड लगा हुआ, तो ये आपकी जगह को बचा रहा है। अगर आपका कंप्यूटर सिर्फ टच है तो ना कीबोर्ड की जगह भी बच गई, आपके माउस की जगह भी बच गई, तो सिर्फ अब आपके पास एक टच पैड वगैरह आ गया, तो ये आपकी स्क्रीन और बड़ा ही फ्रेंडली है। जिस भी जगह के ऊपर आप क्लिक करना चाहते हो, सिंपल अपनी उंगली वहाँ पे लेके जाओ, क्लिक कर लो, बजाय ये कि माउस का कर्सर वहाँ पे लेके जाओ, सिंपल वहाँ पे उंगली क्लिक करो, वहाँ पे जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि ये तो स्लो होता है, यूज़ करने में थोड़ा सा जो है ये स्लो हो सकता है कि आपको जो है वो इतना एक्यूरेट डेटा एंट्री ना मिले, आपको टाइपिंग यानी कि टच को यूज़ करते हो सकता है आपको कोई एरर वगैरह आ जाए, आपका हाथ कहीं और लग जाए, कोई और आपको प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ जाए, तो ये इसके जो है वो कुछ एरर वगैरह है। उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक इंक की बात करें, इसकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत कमाल की होती है, ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि ये जो है वो एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना है वो एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस है। इसके अलावा जो है वो हम OMR की बात करें तो इसकी भी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत कमाल की होती है।
लेकिन इसके भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना थोड़ा एक्सपेंसिव है। और अगर इसका रिस्क क्या है कि अगर आप उस सर्कल से बाहर करोगे तो ये उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। अगर आप सर्कल के अंदर अंदर करोगे, उस बाउंड्री के अंदर अंदर करोगे, तभी ये जो है उसको रिकॉग्नाइज़ करता है। जैसे आप बबल वगैरह फिल करते हो एमसीक्यूज़ वगैरह के, तो अगर आप एमसीक्यूज़ को बाहर कर दोगे तो वो नुकसान जो है वो होता है। फिर हमारे पास ओ सी आर आता है। ये क्या है? ये जो है वो बड़ा ही टेक्स्ट जो है वो उसका बड़ा ही क्विकली है, एक्सीलेंट इसका इनपुट है, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं कि आपको जो है वो मल्टीपल इमेज दे देता है, और जो है वो आपका फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज बना देता है, और हाई क्वालिटी की आपको जो है वो स्कैनिंग देता है। हो सकता है हमें इतनी हाई क्वालिटी का पिक्चर चाहिए ना हो सकता है वो हमें कोई 500-600 MB की पिक्चर दे दे, जबकि हमें 500-600 MB की पिक्चर की ज़रूरत ही ना हो। अपने हमारा जो हार्डवेयर है उसमें स्टोरेज इसकी बहुत ज़्यादा आ रही होती है, और इस हवाले से जो है वो हमें जो है इसके नुकसान उठाने पड़ते हैं। माइक ट्रैक बॉल डिवाइसेस, इसमें जो आपको नुकसान होता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है माइक में आपका कोई नॉइस वगैरह चलेगी, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह चलेगी, कोई दाएं बाएं से, तो हो सकता है कि माइक के अंदर ये जो है वो नुकसान है। लेकिन यही नुकसान जो है वो वॉइस डेटा के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ईजी होता है, कॉमन होता है, चीप होता है, सिंपल होता है माइक वगैरह को यूज़ करना, ट्रैक बॉल डिवाइसेस वगैरह को यूज़ करना, और जो है ये स्लो होती हैं बाज़ औक़ात, और इनसे जो है वो एरर वगैरह हो सकते हैं। इसी तरह वॉइस की अगर हम बात करें, ये बड़ा कन्वीनियंट और सिंपल वे है। अगर आपका टाइप करने को दिल नहीं कर रहा कुछ, तो आप आराम सुकून से तकिए के ऊपर सर रख के आराम से उसको कमांड दें वॉइस की फॉर्म के अंदर, तो उसी टाइम जो है वो आपको आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। जैसे अगर अगर किसी बंदे का लिखने को दिल नहीं कर रहा मैसेज वगैरह, तो वो क्या कर लेता है, सिंपल कॉल कर लेता है। तो कॉल से क्या होता है, उसको आसानी हो जाती है, वॉइस डेटा एंट्री आ जाती है। इससे जो प्रॉब्लम आती हुई है कि अक्सर पीछे का शोर वगैरह जो है वो वॉइस के साथ जा रहा होता है, तो ये इसका एक नुकसान है। फिर हमारे पास आ जाते हैं बार कोड्स और EPOS सिस्टम्स। ये बहुत ही क्विक होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसमें जो है वो लार्ज स्टोरेज होती है, ये जो है वो इसका कुछ फ़ायदा है। लेकिन अगर आपका बार कोड एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो आप उसको दोबारा जो है वो रीड नहीं कर सकते, ये जो है वो इसका एक नुकसान है। और डिफरेंट टाइप ऑफ बार कोड हम रिसीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको मेंटेन करना जो है हमारे लिए मुश्किल होता है, तो ये कुछ नुकसानदेह हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास डिजिटल कैमराज वगैरह आ जाते हैं, ये बहुत ही क्विक होते हैं, हाई क्वालिटी की वीडियोज़ भी आप इसमें बना सकते हैं, आप इसमें लो क्वालिटी की वीडियोज़ भी बना सकते हैं। आपके पास सॉफ्टवेयर एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जहाँ से आप अपनी चीज़ों वगैरह को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी मीन आप लार्ज फाइल्स वगैरह जो है वो बना लेते हैं, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, जिनको मैनेज करना अक्सर औकात अगर आपके पास डिजिटल कैमराज कैनन वगैरह के या नाइकोन वगैरह के हों, तो वो अक्सर आप उसके ऊपर एक सेटिंग होती है रॉ की सेटिंग, अगर आप उसको कर दो तो वो इतनी हाई फाई पिक्चर खींच लेता है कि तकरीबन एक पिक्चर जो है, अगर 2-3 पिक्चर को हम सम करें तो वो एक 1.5 GB की पिक्चर बन जाती है। तो ये जो है वो इस चीज़ से के जो है ये कुछ नुकसान आता है, जिसके लिए आपको एक हाई कार्ड चाहिए होता है, उसके अंदर जो है वो 128 या उससे बड़ा जो है वो कार्ड वहाँ पे आपको चाहिए, ताकि आप पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे कैप्चर वगैरह कर सकें। जी, तो इनपुट डिवाइसेस हमने कंप्लीट डिटेल में देख ली, इनपुट डिवाइसेस की हमने लिमिटेशंस भी देख ली। अब हमारे पास जो है वो आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में अगर किसी भी क्वेश्चन का बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें।
अब चलते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है कंप्यूटर सिस्टम्स के से, जो है डाटा प्रोसेस होकर आता है, और फिर आउटपुट डिवाइसेस इनके ऊपर जो है वो आउटपुट प्रोवाइड करती है। जैसे आपके स्पीकर हो गए, आपकी एलसीडी वगैरह होगी, ये आपकी क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस में जो है वो कंसिडर होती है। कुछ आपकी आउटपुट डिवाइसेस इनपुट भी हो सकती हैं। आउटपुट भी हो सकते हैं, जैसे आपके टच स्क्रीन हो गए, ये इनपुट डिवाइसेस भी हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। आपके मोबाइल फ़ोन जो है, इसमें इनपुट डिवाइसेस भी, आउटपुट डिवाइसेस भी है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इस टाइम आप इनपुट दे रहे हैं, और उसी टाइम ही आपको इंस्टेंट जो है उसका आउटपुट मिल जाता है, वो इस टाइम जो है वो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास मॉनिटर है, एलसीडी है, जो कि आपके पास चीज़ें वगैरह डिस्प्ले करता है। आपका टेलीविज़न स्क्रीन वगैरह हो गई, आपके जो है वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हो गई, जहाँ से आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये आपके पास क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइसेस में जो है वो आता है। फिर हमारे पास प्रिंटर वगैरह आते हैं। प्रिंटर वगैरह भी जो है वो आउटपुट डिवाइसेस में, आप के पास जो है वो कलर प्रिंटर हो सकते हैं, आपके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो मिल रही होती है। और इसके अंदर जो है वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर जो है वो आपके पास मार्केट में एग्जिस्ट हैं। आप इस चीज़ से फेमिलियर होंगे, लेज़र प्रिंटर हैं, डॉट एंड मैट्रिक्स प्रिंटर हैं। आपके पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिंटर आपको मार्केट से मिल जाते हैं, जो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आपकी मर्ज़ी है ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर लें या जो है वो कलर प्रिंटर लें। फिर हमारे पास ये स्पीकर वगैरह आ रहे होते हैं, जिसके अंदर हम साउंड को आउटपुट ले रहे होते हैं। इस टाइम अगर आप लोग लेक्चर ले रहे हैं, तो आप लोगों ने या तो कोई हैंड फ्री लगाई होगी, या कोई से जो है वो अपना इसके साथ कोई स्पीकर वगैरह अटैच किया होगा। तो ये क्या है, आपके पास आउटपुट डिवाइस है। मैं बोल रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ, और ये इनपुट कन्वर्ट हो रही है, कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर रहा है, इंटरनेट के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होकर आप तक आ रही है, और आपके स्पीकर जो है वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, और मेरी आवाज़ इस टाइम आपको इस क्लास के अंदर जो है वो सुनाई दे रही है। फिर हमारे पास जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में आपके पास जो है वो डीवीडी रूम, सीडी रूम, ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क या यूएसबी वगैरह, ये तमाम जो है वो आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये जो है वो आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं, जिसके अंदर आप अपना डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हो। फिर आपके जो ये जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट वगैरह लगे होते हैं कॉलेजेस वगैरह के अंदर, या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर, जहाँ पर आपके पास एक प्रोजेक्ट लगा होता है ऊपर, जिसके ऊपर आप अपना लैपटॉप टच करते हो, और उसके बाद एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर तमाम चीज़ों को डिस्प्ले करके आप दिखा रहे होते हो। स्टोरेज डिवाइसेस अब हम डिस्कस कर लें कंप्लीट डिटेल में स्टोरेज डिवाइसेस को, यानी कि इसको आउटपुट डिवाइसेस में स्टोरेज डिवाइसेस को हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने लगे। सीपीयू हमने क्या देखा, ये कंप्यूटर का जो है वो ब्रेन है, जो इनपुट को लेता है, उसे प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट प्रोवाइड करता है हमें। इसी तरह हम अपना डेटा वगैरह कहीं स्टोर करते हैं। हम अपनी वीडियोस वगैरह स्टोर कर सकते हैं, हम जो हैं वो अपनी पिक्चर्स वगैरह कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, अपनी ईमेल्स कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, हम अपने कुरान मजीद की कोई तिलावत वगैरह कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, या कुछ भी अगर हम स्टोर करना चाहें तो हम किसी भी जगह के ऊपर अपनी ये तमाम इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास काफ़ी तरह के होते हैं। हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। ये आपके पास इंटरनल मेमोरी होती है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन लेने जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जी इसकी रैम कितनी है, तो बताता है जी इसकी रैम ही है। फिर हम पूछते हैं इसकी रोम कितनी है, तो रोम क्या होती है, बेसिकली इसकी हार्ड होती है, जो आपको बताती है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है इसकी रोम कितनी है। वो इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देगा, सर जी इसकी रोम ये है 64 GB है, 128 GB है। इस हवाले से जो है वो उसकी रोम वगैरह जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। जी वॉइस का एक बच्चे की तरफ से आया कि आवाज़ का इशू आ रहा है, क्या सबको ये इशू है वॉइस का?
जी, तो प्राइमरी डिवाइसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है वो प्राइमरी डिवाइसेस होती हैं। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आप अपना डेटा वगैरह जो है वो स्टोर करते हो प्राइमरी फॉर्म के अंदर। इसमें आपके पास क्या होता है प्राइमरी डिवाइसेस के अंदर, ये जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, डायरेक्टली एक्सेसिबल होती हैं सीपीयू से। सीपीयू अलाउ करता है कि यहाँ से आपका डेटा वगैरह हासिल कर सके। जैसे इस टाइम मैंने अगर ये फ़ाइल ओपन की हुई है पावर पॉइंट की, तो ये फ़ाइल सीपीयू ने एक्सेस की है कहाँ से, प्राइमरी स्टोरेज से। और इस टाइम आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। ये क्या होती है, जब आप पावर ऑफ करेंगे तो एकदम से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसका डिस्प्ले जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये आपको शो होना जो है वो इरेज हो जाएंगी। ठीक है, इनकी नेचर क्या होती है, ये इरेज हो जाती है जब पावर आपका जो है वो ऑफ होता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी बार जो है वो आई क्या पूछ चुका है। तो इसे आप याद रखना कि जो प्राइमरी स्टोरेज होती हैं जब पावर ऑफ होती है तो इनकी जो डिस्प्ले होता है, इनका जो डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। ये बड़े स्मॉलर होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज और टर्शरी स्टोरेज से। सेकेंडरी स्टोरेज और टर्शरी स्टोरेज हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये जो है वो क्विकली एक्सेसिबल होती हैं, जल्दी से आप इसको जो है एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास रैम होती है, रोम होती है। इंशाल्लाह भी रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, वो भी मैं भी आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसमें जो है वो आपके पास रैम देखने को हमें मिल रही होती है, हमें जो है वो रोम देखने को मिल रही होती है। रीड ओनली मेमोरी को जो है हम रोम कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा होता है, इसमें आपके पास जो है वो डेटा वगैरह स्टोर हो रहा होता है। और इसका जो साइज़ होता है टिपिकली 2 MB इसका साइज़ होता है, 2 मेगाबाइट। फिर हमारे पास आ जाती हैं जी सेकेंडरी डिवाइसेस। सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जहां पर आप अपना लार्ज डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जैसे आप कोई भी सिस्टम चला रहे हो, MS ऑफिस, MS वर्ड, और जहाँ पे भी आपने सेव किया हुआ है वो क्या है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में किया हुआ है। वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, CA के नोट्स, CA के लेक्चर्स आपने कहीं पे सेव किए हुए हैं, वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपने स्टोर किए हुए हैं। आपने कोई ईमेल वगैरह स्टोर की हुई है तो आपने कहाँ पर स्टोर किया, इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आपने स्टोर की हुई है। तो जितनी भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो वो कहाँ पर स्टोर करो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर स्टोर करो। और ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब अगर आप पावर ऑफ कर भी दो तब भी इनमें डेटा सेव रहता है। अगर मैं इस टाइम कंप्यूटर शट डाउन कर भी दूं तब भी ये जो इस टाइम मैं आपको चैप्टर 5 की स्लाइड शो कर रहा हूँ, ये बाद में भी मैं स्लाइड को ओपन करके यहाँ से जो है वो लेक्चर दे सकता हूँ। एग्जाम्पल इसमें आपके पास आ गई USB वगैरह आ गई, आपकी फ्लॉपी डिस्क आ गई, CD आ गई, DVD आ गई। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपकी मैग्नेटिक टाइप की डिवाइसेस आ गई, कोई क्लाउड ड्राइव आ गई। क्लाउड ड्राइव जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे वन ड्राइव हो गई, गूगल ड्राइव हो गई, इसमें जो आप अपना ऑनलाइन डेटा वगैरह स्टोर करते हो, तो ये भी आपके पास जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज के अंदर आता है। फिर हमारे पास आती है जो टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस। टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, टिपिकली इन्वॉल्व और रोबोटिक मैकेनिज़म्स। ये जो है वो रोबोटिक मैकेनिज़म्स के ऊपर, इनके ऊपर काम कर रही होती हैं। और ये क्या होती हैं, स्टोरेज मीडिया इनटू अ स्टोरेज डिवाइसेस। ये जो है वो मास स्टोरेज मीडिया को स्टोर करती हैं डिवाइसेस के अंदर, ऑफन यूज टू अचीव एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये स्टोर होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के नीज पर। ठीक है, ये भी जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसके अंदर आप अपना डेटा वगैरह स्टोर कर रहे हो। और ये जो है रोबोटिक मैकेनिज्म्स के ऊपर चल रही होती हैं जिसके अंदर आपका डेटा वगैरह जो है वो सेव हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, ये जो हैं वो टाइप ऑफ डेटा स्टोर वगैरह होता है जिसको आप ऑफलाइन वगैरह भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर आप उसको बाद में देखना चाहो तो उसको जाकर आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये जो है वो टिपिकली रिकॉर्ड ऑन सेकेंडरी या टर्शरी डिवाइसेस के ऊपर ये तमाम डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आप उसको ऑफलाइन एक्सेस कर लो। ठीक है, विच इज़ फिजिकली रिमूव्ड और डिसकनेक्टेड। ऑफलाइन स्टोरेज देयरफॉर नीडेड ह्यूमन की जो है वो एक उसको जो है जब कभी दोबारा देखना चाहे तो वो देख सकता है, रिकनेक्ट करना चाहे रिकनेक्ट कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने गूगल ड्राइव के अंदर अपनी कोई चीज़ें वगैरह रखी हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होती है ऑफलाइन। अगर आपका नेट वगैरह ना भी हो तब भी आप उसको एक्सेस कर सको, तो वो उस डेटा को स्टोर कर लेता है आपकी सेकेंडरी या स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी या टर्शरी स्टोरेज के अंदर।
जैसे आपने यूट्यूब के ऊपर नेट हो तब आप चीज़ें देख लेते हो, और अगर आप उसको ऑफलाइन स्टोर कर लो तो नेट ना भी हो तब भी आप उसको देख सकते हो। तो वो कहाँ पे सेव हो रही है? आपकी सेकेंडरी या टर्शरी स्टोरेज के अंदर वो चीज़ें वगैरह सेव हो रही थी, और बाद में भी आप उन चीज़ों को जो है वो एक्सेस वगैरह कर सकते हो। जी, यहाँ तक हमने जो है वो इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट डिटेल में देख लिया, आउटपुट डिवाइसेस को कंप्लीट डिटेल में देख लिया। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई